Welcome my dear genius friends. Today we are going to solve the question paper number 3 of Gala assignment of English medium. So before the beginning of the video, let me request you that you must subscribe this channel because you get such type of videos only on this channel. So for best result, please subscribe the channel and share it maximum with your friends. Thank you very much. Now let's start. I am going to solve the complete question paper. So our first now let's start with section A. तो सेक्शन ए में हमको बैचिंग करना है. ओके तो जैसे पहला है मोंगलोइड. मोंगलोइड को हम किरात कहते थे, बराबर. तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी. बुलंद दरवाजा, तो बुलंद दरवाजा हमारा कहाँ है? इट इज इन फतेहपुर सीकरी, जो अकबर ने बनाया था. रेड सॉइल, रेड सॉइल कहाँ मिलता है? आर्चिपिलागो ऑफ साउथ, साउथ में जो जमीन है वहां पे रेड सॉइल हमको मिलता है. ह्यूमन डेवलपमेंट एसडीआर एंड रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी कि एसडीआर उसका फुल फॉर्म होता है. ओके अब हमको ट्रू और फॉल्स बताना है. कथकली इज अ वेरी फेमस डांस ऑफ केरला. दिस इज ट्रू. द लाइब्रेरी एरिया ऑफ तक्षशिला यूनिवर्सिटी वॉज नोन एज धर्मगंज. दिस इज, ये तक्षशिला नहीं बल्कि नालंदा का जो लाइब्रेरी थी उसको धर्मगंज बोलते थे. ये ध्यान रखना. धर्मगंज जो लाइब्रेरी देख के आप कंफ्यूज हो जाओगे, बट तक्षशिला नहीं आएगा. क्या आएगा? नालंदा. क्रॉप्स विच आर टेकन ड्यूरिंग रेनी सीजन आर कॉल्ड जायद क्रॉप. नहीं, उसको खरीफ बोलते हैं. जो हम समर में जो क्रॉप लेते हैं उसको जायद बोलते हैं, और विंटर में जो लेते हैं उसको रबी बोलते हैं. ओके पेट्रोकेमिकल्स इज द मेन और इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री. फॉल्स, इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक. गुजरात हैज लोवेस्ट पोल्ट्री रेट. रॉन्ग, लोवेस्ट पोल्ट्री रेट है गोवा में, वो है 5.09. विच महोत्सव इज सेलिब्रेटेड इन वडनगर. तो वडनगर में तानारीरी, ये म्यूजिकल फेस्टिवल होता है, ये मनाया जाता है. तो दो सिस्टर्स थी तानारीरी. ऐसा कहा जाता है कि जब तानसेन ने राग दीपक गाया था तो उस समय उनके शरीर में बहुत गर्मी आ गई थी. तानसेन के जो शत्रु थे उन्होंने तानसेन को मारने के लिए राग दीपक उनसे गवाया था, क्योंकि वो जानते थे कि जो व्यक्ति राग दीपक गाएगा उसके शरीर में इतनी आग होगी कि वो नष्ट हो जाएगा. तो फिर तानारीरी, जो उनके शरीर में काफी आग हुई थी, उसी समय दूसरे सिंगर थे उनकी लड़की, लगभग उन्होंने मेघ मल्हार गाया था, बराबर. तो मेघ मल्हार गाया तो उनकी गर्मी शांत हुई, लेकिन फिर भी शरीर में तकलीफ थी. तो गुजरात में वडनगर में ये दो बहनें थी तानारीरी. तो तानारीरी जो बहनें थी उन्होंने वो राग गाया, तो बारिश हुई और जो तानसेन की गर्मी थी वो शांत हुई. लेकिन अकबर ने उन दोनों बहनों को अपने दरबार में बुलाया तो उन दोनों बहनों ने इनकार कर दिया. फिर अकबर ने जब जबरदस्ती अपनी सेना को भेजा तो इन दोनों बहनों ने सुसाइड कर लिया था, और इसका तानसेन को बहुत ही ज्यादा दुख हुआ था. और उन्होंने उन दोनों बहनों को श्रद्धांजलि देने के लिए तानारीरी ये एक राग बनाया था. तो उन दोनों बहनों के सम्मान में वडनगर में ये तानारीरी म्यूजिकल फेस्टिवल मनाया जाता है. ओके व्हाट इज द मेन कंपोजिशन ऑफ शंकराचार्य. शंकराचार्य ने भाष्य की रचना की थी. विच टाइप ऑफ सॉइल कंटेन्स लेस प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड ह्यूमस. एल्यूवियल सॉइल. Who decides about increasing or reducing the supply of money? मनी सप्लाई को कौन कंट्रोल करता है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. नेक्स्ट है विच वॉज द नेम ऑफ द कैपिटल सिटी एंशियंट गांधार. गांधार की राजधानी थी, कैपिटल थी तक्षशिला. नेक्स्ट है द 24 फीट हाई विजय स्तंभ वेइंग 7 टन्स विच वॉज बिल्ट बाय. किसने बनाया था? चंद्रगुप्त टू ने. जो चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त टू, ये गुप्त डायनेस्टी से आते हैं, उन्होंने बनाया था. द टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया आर बिल्ट इन द्रविडियन स्टाइल. साउथ की स्टाइल है वो द्रविड़ी स्टाइल है. ओके अमंग द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया
which scores lower rank than India, Myanmar. Naxalite started insurgency in India for the first time in the state of West Bengal. वेस्ट बंगाल में एक एरिया था जिसका नाम था नक्सलबारी, वहां से नक्सलाइट मूवमेंट शुरुआत हुआ था, इसी से इसको नाम दिया गया नक्सलवाद। चाडो डांस इज विच डांस फॉर्म, तो ये ट्राइबल डांस है। चाड़ो का मतलब होता है टू इमिटेट, किसी की नकल करना। इसमें जो एनिमल्स और बर्ड्स को वो इमिटेट करते हैं जो डांसर्स होते हैं ट्राइबल। ओके, इन विच स्टेट इज द प्लेस सोन इन द मैप, तो इट इज इन ओडिशा, ये ओडिशा है। इन एडजेसेंट मैप ऑफ गुजरात वेयर इज द केमिकल फर्टिलाइजर प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री इंडिकेटेड बाय एन एरो, ये हमको दिखाना है, तो इट इज कंडला, कंडला में है। व्हाट इज द टर्म यूज फॉर द ग्रुप्स एनलिस्टेड अंडर आर्टिकल 342 शेड्यूल्ड ट्राइब। 341 में आते हैं शेड्यूल कास्ट और 342 में आते हैं शेड्यूल ट्राइब। ये याद रखना दोस्तों, ये जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो लिस्ट है वो हमारे देश के प्रेसिडेंट होते हैं, वो तैयार करते हैं, ये भी याद रख लेना आप लोग। सेक्शन बी, डिस्टिंग्विश बिटवीन नेचुरल हेरिटेज एंड कल्चरल हेरिटेज। तो देखिए, नेचुरल हेरिटेज है ना, विच इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर, इट्स अ गिफ्ट, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर टू अस। कल्चरल हेरिटेज इज अ मैन मेड हेरिटेज, जो आदमी ने बनाया, दैट इज कल्चरल हेरिटेज। इंडियाज नेचुरल हेरिटेज इज यूनिक एंड वेरिड, और जो कल्चरल हेरिटेज इट्स क्रिएटेड बाय आवर एंसेस्टर्स, ये हमारे एंसेस्टर्स ने बनाई है। कल्चरल नेचुरल हेरिटेज में क्या आता है भाई, इसमें आता है माउंटेन्स आता है, डेजर्ट आते हैं, फॉरेस्ट, रिवर, स्ट्रीम्स, वेजिटेशन, एनिमल लाइफ, वाइड रेंज ऑफ मिनरल्स इसमें आता है। जबकि कल्चर में क्या आता है, इट इज इमेंस एंड, जो हमारी कल्चरल हेरिटेज है वो बहुत ही बड़ी है और उसके देख करके हमको प्राउड फील होता है। कल्चरल जो नेचुरल हेरिटेज है उसने हमारे कल्चरल हेरिटेज को ग्रो करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ओके, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द मोस्ट एंशिएंट पीपल बिलोंगिंग टू द द्रविड़ रेस। द पीपल बिलोंगिंग टू द द्रविड़ रेस वेयर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया। दे आर क्रिएटर ऑफ मोहेंजोदाड़ो। मोहेंजोदाड़ो का जो कल्चर है इसको बनाने वाले कौन थे, द्रविडियन से, ऐसा माना जाता है। पर एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि ऐसा हमारी जो थी है आर्यन थियरी की, आर्य लोग बाहर से आए थे, ये गलत है पूरी तरह से। दे डेवलप द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग विथ पूजा, धूप आरती और दीप, धूप आरती दीप से पूजा करने की शुरुआत द्रविडियन से की थी। दे हैड मैट्रियार्कल फैमिली सिस्टम। मैट्रियार्कल यानी उनकी फैमिली में जो माता होती थी यानी मदर, वो सुप्रीम मानी जाती थी। दे गेव कंसेप्ट ऑफ मदर एज गॉडेस एंड फादर एज गॉड, यानी देवता के रूप में पिता और देवी के रूप में माता की पूजा करने का, यानी भगवान शंकर और पार्वती की पूजा करने का कंसेप्ट यहां से आया था। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम आर द द्रविडियन फैमिली लैंग्वेजेस स्पोकन इन द बाय द पीपल इन साउथ इंडिया। ये लैंग्वेजेस याद रखना, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम। राइट अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ उर्दू लैंग्वेज। तो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ड्यूरिंग द मिडिएवल पीरियड वाज बर्थ ऑफ उर्दू। तो ये पर्शियन लैंग्वेज और प्लस हिंदी दोनों का मिक्सअप होकर के उर्दू बना था, उर्दू लैंग्वेज बनी थी। इट प्रोड्यूस ग्रेट पोइट्स लाइक वली, मीर दर्द, मीर तकी मीर, नजीर अकबराबादी, अब्दुल्ला खान, गालिब, इकबाल एंड अदर्स। उर्दू प्रोज ऑल्सो डेवलप्ड इन द 18th सेंचुरी। ये जो पोएट्स के नाम है याद रखना आप लोग। सेंचुरी व्हेन द ट्रांसलेशन ऑफ मोस्ट हिस्टोरिकल वर्क्स ऑफ संस्कृत इनटू उर्दू बिगेन। तो अकबर ने एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया था जिसमें हमारे जो पंचतंत्र है, रामायण, गीता, भागवत, ये सब का ट्रांसलेशन कराया था। तो उर्दू लैंग्वेज बहुत डेवलप हुई। मोहम्मद हुसैन आजाद अकबर दरबार अकबरी इज वन ऑफ द बेस्ट वर्क्स ऑफ उर्दू लैंग्वेज। राइट और नॉट तक्षशिला यूनिवर्सिटी। एंशियंट यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला वॉज लोकेटेड एट रावलपिंडी, जो आज पाकिस्तान में है। इट वॉज द कैपिटल ऑफ गांधार रीजन। अकॉर्डिंग टू बिलीव दिस यूनिवर्सिटी नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ तक्ष द सन ऑफ भरत। भरत राजा जो भगवान राम के
भाई थे भरत, उनके पुत्र थे तक्ष, उसके नाम पर उनकी ये जगह का नाम रखा गया था। इट वॉज रिनाउंड एजुकेशन सेंटर ऑफ 7th सेंचुरी। 7th सेंचुरी बहुत ही फेमस थी। एजुकेशन ऑफ वेदास, मिलिट्री साइंस, गज विद्या, आर्चरी, ग्रामर, फिलोसॉफी, वॉरलॉर, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, इन शॉर्ट्स जो भी सभी सब्जेक्ट्स थे वो यहाँ पे उनका एजुकेशन दिया जाता था। नेक्स्ट है गिव इंफॉर्मेशन अबाउट डेजर्ट सॉइल। तो डेजर्ट सॉइल, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज सीन इन द एरिया वेयर द क्लाइमेट इज एरिड और सेमी एरिड, यानी जहां पे ह्यूमिडिटी बहुत ही कम होती है। द सॉइल इज सैंडी एंड इनफर्टाइल, सैंड होता है, कुछ आप खेती नहीं कर सकते। इट कंटेन्स मोर डिजोल्व मिनरल्स। राजस्थान, हरियाणा, सदर्न पंजाब हैव द टाइप्स ऑफ सॉइल। इन गुजरात दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन कच्छ एंड सम पार्ट्स ऑफ सौराष्ट्र। कच्छ और सौराष्ट्र में, गुजरात में भी इस तरह की जमीन देखने को मिलती है। विद इरिगेशन फैसिलिटीज, क्रॉप्स लाइक मिलेट, ज्वार कैन बी कल्टिवेटेड इन दिस सॉइल। ज्वार और बाजरी हम लोग यहाँ पे उगा सकते हैं, मगर इरिगेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए। स्टेट एनी 4 रेमेडीज ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन। फॉरेस्ट को कंजर्व करना हो तो क्या करना चाहिए? तो पहला, रिसर्च शुड बी कैरिड आउट टू फाइंड द ऑप्शन ऑफ वुड। देखिए, हमको वुड का उपयोग हम कब करते हैं? जब हमारे लिए कंपलसरी हो। ओके, तो वुड का तो उपयोग होगा तो हमको उसका ऑल्टरनेट ढूंढना चाहिए। जैसे अभी जो प्लास्टिक है हमारा, इट इज वन ऑफ द ऑल्टरनेट्स ऑफ वुड। पहले वुडन चेयर मिलती थी, अब वुडन चेयर गायब हो गए, प्लास्टिक चेयर आएगी। दिस विल रिड्यूस द यूसेज ऑफ वुड एंड इट विल सेव द फॉरेस्ट। wherever the forest the trees are to be cut in inevitably for the development work of or of necessity, new trees of the same species should be grown. जब कोई पेड़ को काटे तो उसकी जगह नए पेड़ उगाने चाहिए। Those industries which receive their raw materials from forest should be compelled for afforestation for future needs. यानी पेड़ को काट रहे हैं तो फॉरेस्टेशन हमको करना चाहिए। अंडर द नेम ऑफ इको टूरिज्म द फॉरेस्ट कवर शुड नॉट बी डैमेज। इको टूरिज्म में क्या होता है कि जो भी जंगल होते हैं वहां पे टूरिज्म रखते हैं, तो लोग क्या करते हैं, वहां पे जाकर के पेड़ों को का नुकसान पहुंचाते हैं, एनिमल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसको हमको बंद करना चाहिए। वाइड स्प्रेड पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम शुड बी ऑर्गेनाइज। पब्लिक में अवेयरनेस लानी चाहिए। द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड देयर कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी शुड बी इंक्लूडेड इन द सिलेबस। स्कूल से हमको एग्जाम में ये सिखाना जाना चाहिए कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड हाउ शुड वी कंजर्व देम। सोशल फॉरेस्ट्री एंड एग्रो फॉरेस्ट्री शुड बी डेवलप्ड इंटेंसिवली। सोशल फॉरेस्ट्री यानी समाज जो है खुद फॉरेस्ट की रक्षा करे, ऐसा हमको सिस्टम बनाना चाहिए। हेलो, हाँ ऐसा है, हाँ तो बात नहीं, तो मैं बता अभी टाइम टेबल लाता हूँ उससे बात, ठीक है ना? अब आगे देखते हैं दोस्तों हम। State the types of the forest according to the ownership and management and describe them. So the forests of India are classified into 3 types on the basis of ownership, administration and management. पहला स्टेट फॉरेस्ट। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल सच फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट को कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ द कंट्री फॉल अंडर दिस कैटेगरी। ज्यादातर जंगल इसमें आते हैं। कम्युनिटी फॉरेस्ट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन यानी जैसे ग्राम पंचायत है, म्यूनसिपालिटी है, कॉरपोरेशन है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत है, ये इसको कंट्रोल करते हैं। प्राइवेट फॉरेस्ट, सच अ फॉरेस्ट इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल, इसको इंडिविजुअल लोग चलाते हैं। सच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड मोर इन ओडिशा। ओडिशा में ज्यादा है। ओडिशा, मेघालय, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे इस तरह के फॉरेस्ट होते हैं। यहाँ पे ये खुद की यानी प्रॉपर्टी होती है, खुद का जंगल है, उसमें मोगली बन के घूमो, पत्ते पहन के, नो इश्यू। द वाटर क्राइसिस इन इंडिया विल बी मोर एक्यूट डे बाय डे। देखिए, इंडिया का जो पॉपुलेशन है बढ़ रहा है, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, तो वाटर रिसोर्सेज का ज्यादा उपयोग होगा।
और वाटर जो रेनफॉल है वो भी डिक्रीज हो रहा है। तो इन शॉर्ट जो समस्या है, जो क्राइसिस है, दिनों दिन बढ़ते जाएगा। सो रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई इन इंडिया। इट इज वेरी इरेग्युलर एंड अनसर्टेन इन मेनी एरियाज। ड्यू टू दिस वाटर क्राइसिस डेवलप फ्रिक्वेंटली इन द रीजन्स ऑफ लेस रेनफॉल। जहां कम बारिश होती है वहां पे प्रॉब्लम्स आती है। द वाटर प्रॉब्लम इज वेरी सीरियस इन वेस्टर्न राजस्थान, नॉर्थ वेस्टर्न गुजरात एंड इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन पेनिनसुलर प्लेटो। तो ये जो एरियाज जहां मैंने बताया वहां पे रेनफॉल बहुत कम होता है। इवन टू देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन 8% ऑफ सिटीज एंड अबाउट 50% विलेज। ये फिगर है, आप याद रखना। 8% जो अर्बन एरियाज है सिटी, वहां पे वाटर की शॉर्टेज है। 50% जो रूरल एरियाज है, गांव है, वहां पे उसकी शॉर्टेज है। In order to cope with the demand for water for irrigation and for industries, much of groundwater is taken out through wells and tube wells. ट्यूब वेल से, वेल में से हम क्या होता है, पानी खींच ले रहे, तो वाटर क्राइसिस और ज्यादा सीरियस हो जाता है। एज ए रिजल्ट द ग्राउंड वाटर लेवल हैज डिक्रीज एंड देयर इज ए सब्सटेंशियल डिक्रीज इन द ग्राउंड वाटर रिजर्व। जो ग्राउंड वाटर हमारा दिनों दिन घटता जा रहा है। नेक्स्ट है राइट ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट सीमेंट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो सीमेंट इज नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। बिल्डिंग बनाने के लिए सीमेंट जरूरी है, रोड्स बनाने के लिए, डैम्स बनाने के लिए। इंडिया इज एट सेकंड प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। पहला नंबर चाइना का आता है। ये छोटी आंख वाले सब जगह पे आगे साले। इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 6% ऑफ द वर्ल्ड्स प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। यानी हम 6% प्रोड्यूस करके भी सेकंड नंबर पे है, समझ रहे हो आप लोग। यानी चाइना मोर देन 50% सीमेंट प्रोड्यूस करता है पूरी दुनिया का। सीमेंट इज इटसेल्फ वेरी हैवी, सो सीमेंट इंडस्ट्री इज एस्टेब्लिश्ड नियर द प्लेस वेयर रॉ मटेरियल इज अवेलेबल। सीमेंट की जो इंडस्ट्री में जो भी मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल यानी पत्थर वगैरह होते हैं, वो बहुत हैवी होते हैं। उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन ही बहुत कॉस्टली हो जाता है, इसलिए उनको वहां बनाया जाता है। सीमेंट इंडस्ट्री वहां एस्टेब्लिश करते हैं जहां पानी हमको आसानी से मिलता हो। नेक्स्ट है विच आर द चैलेंजेस अगेंस्ट द कॉटन इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो कॉटन इंडस्ट्री के सामने क्या चैलेंज? स्कैरसिटी ऑफ हाई क्वालिटी कॉटन। हमारे देश में हाई क्वालिटी कॉटन जल्दी अवेलेबल नहीं है। यूज ऑफ वॉर्न आउट एंड ऑब्सोलेट मशीनरी। हमारी जो मशीनरी है बहुत बाबा आदम के जमाने की, बहुत ही पुरानी है। इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पावर। जैसे एक समय जो लखनऊ है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे बहुत बड़ी कॉटन इंडस्ट्री थी। लाल इमली धारीवाल नाम की इंडस्ट्री थी, बहुत सी इंडस्ट्री थी। नहीं, फिर क्या हुआ? फिर कम्युनिस्ट आए, बहुत सी स्ट्राइक हुई, मिलें बंद हुई। फिर जो गवर्नमेंट आई, जैसे बीएसपी की, एसपी की जो गवर्नमेंट आई, उन्होंने इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं किया तो इंडस्ट्री बंद हो गई। लेस स्किल लेबर्स। हमारे यहाँ पे जो लेबर्स हैं वो स्किल नहीं है, वो ट्रेंड नहीं है उसके लिए, तो हमको मैन्युफैक्चरिंग इतना नहीं है। चाइना क्यों आगे? जैसे हमने देखा तो चाइना में जो लेबर है बहुत ही स्किल्ड है, उसका जो परफॉर्मेंस है इंडियन जो लेबर है उससे 3 टाइम्स से होता है ख्याल। इंडियन लेबर जो काम 8 घंटे में करता है उससे 3 टाइम्स काम वो चाइनीज लेबर कर देता है। दैट्स वाई दे आर एट नंबर 1। कंपटीशन फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर्स। आज नायलॉन, पॉलिएस्टर जैसे जो फाइबर्स हैं, ये इसका कंजप्शन बढ़ रहा है, तो उसके कारण जो नेचुरल फाइबर है यानी कि कॉटन है, इनका उपयोग कम हो रहा है। दो कंपटीशन इन इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में भी कंपटीशन बढ़ रहा है। जैसे बांग्लादेश ये दुनिया में नंबर 1 पे हो गया है कॉटन इंडस्ट्री में। बांग्लादेश, वियतनाम, ये हम लोगों से आगे निकल गए हैं। ये काफी पिछड़े हुए देश थे मगर ये हम लोगों से आगे निकल गए। एक्सप्लेन रिलेटिव पॉवर्टी एंड एब्सोल्यूट प्योरिटी। तो एब्सोल्यूट प्योरिटी यानी those people of the society who are not able to purchase the basic necessities of like food, grain, pulse, milk, vegetable, lowest market rate are said to be absolute pure. Absolute pure यानी जो गरीब है ही बेचारे, जिनकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो पा रही, जिनको रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल पा रहा है, हेल्थ की नहीं मिलकर व्यवस्था नहीं हो पा रही है, दे आर एब्सोल्यूट प्योर। और रिलेटिव यानी जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं,
जैसे हमके दो व्यक्ति देखे हैं, जहां पे एग्जांपल दे रहा, ए है उसकी अर्निंग है 10,000, बी की है 20,000, सी की है 30,000। तो इसमें देखिए जो अपने बी और ए है सी के कंपैरिजन में पुअर है, और ये सी, ये जो बी है ये सी के कंपैरिजन, ये जो ए है ये बी के कंपैरिजन में पुअर है। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं फिर जो पॉवर्टी निकलती है दैट इज रिलेटिव पॉवर्टी। आइडेंटिफाई द लोगो गिवन बिलो। तो ये वूल मार के आप देख सकते हैं, तो इट इज वेरी इजी, वूल की निशानी है। ये जो वूलन क्लोथ्स होते हैं उसको ये सिंबल दिया जाता है। नाउ सेक्शन सी, 6 क्वेश्चन करने आउट ऑफ 9। पहला है मैन एंड क्ले हैव क्लोजली एसोसिएटेड सिंस एंशिएंट टाइम, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। तो प्रायर टू द डिस्कवरी ऑफ मेटल एंड इवन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मेटल मोस्ट आर्टिकल मेड फ्रॉम क्ले वेयर इन यूज इन डे टू डे लाइफ। मेटल की इन्वेंशन से पहले, डिस्कवरी से पहले हम लोग अर्थन पॉट्स का यूज करते थे, और आज हम फिर वही जा रहे हैं। आप लोगों ने देखे हो कि मिट्टी के बने हुए कुकर मिल रहे हैं, लोग मिट्टी के बर्तन में बना रहे हैं, बिकॉज दे आर वेरी यूजफुल फॉर हेल्थ। द ओरिजिन ऑफ द क्ले इज वर्क इज फाउंड इन द इन्वेंशन ऑफ पोटर्स व्हील। पोटर का व्हील था, उसके द्वारा हमने क्ले का काम शुरू किया। इट वॉज यूज फॉर मेकिंग वेरियस आर्टिकल्स इन एंशिएंट इंडिया। द पोटर्स व्हील वॉज द फर्स्ट टूल यूज्ड इन एंशिएंट इंडिया। The potters in ancient India made toys, pots, pitchers, earthen lamps, clay stove, claywares for storing grains, milk, ghee, curd and buttermilk। ये सबको स्टोर करने के लिए मिट्टी के बर्तनों का उपयोग होता था। मैक्सिमम किचन वेयर्स मेड फ्रॉम क्ले। जो भी किचन वेयर थे वो मिट्टी से बनाए जाते थे, लेकिन कुछ समय कोई भी मेटल की डिस्कवरी नहीं हुआ था। The walls of houses, huts were plastered with the paste made by mixing clay and cow dung। गाय का गोबर और मिट्टी को मिक्स करके दीवार बनाते थे, उसके ऊपर पेस्ट लगाते थे। तो ये जो पेस्ट था दोस्तों, ये बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया से रक्षा देता था। इंडिया वॉज फेमस फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स ऑफ बेग्ड एज वेल अनबेग्ड क्ले, जिसको हम बोलते हैं टेराकोटा, उसके बर्तन इंडिया में बनाए जाते थे। द रिमेन्स ऑफ दीज यूटेंसिल्स हैव बीन फाउंड एट नागार्जुन कोंडा इन साउथ इंडिया एंड लागड़ज इन महसाणा। यहां पे हमको इनके अवशेष देखने को मिलते हैं। भरतनाट्यम को बताना है, तो भरतनाट्यम जो डांस है हमारा, वो उसकी शुरुआत हुई थी तंजौर में, तमिलनाडु के जो डिस्ट्रिक्ट है तंजौर, वहां पे इसकी शुरुआत हुई थी। ये याद रखना है एमसीक्यू के लिए। देयर आर 2 बुक्स, नाट्यशास्त्र बाय भरत मुनि एंड अभिनव दर्पण बाय नंदीकेश्वर, विच आर द ओरिजिनल सोर्सेस ऑफ भरतनाट्यम। ये बुक्स के ऑथर के नाम भी याद रखना, अभिनव दर्पण बाय नंदीकेश्वर एंड नाट्यशास्त्र बाय भरत मुनि। ये आप लोग याद रखना। ऐसे दोस्तों, जब भी ऐसी कोई इंपॉर्टेंट चीज आए, राइट इट 5 टाइम्स, उसको 5 बार आप लोग लिखिए। अपार्ट फ्रॉम गोपी कृष्णा, मृणालिनी साराभाई, द एक्ट्रेस लाइक वैजंती माला, हेमा मालिनी आर कंसिडर्ड टू बी द प्रिजर्वर्स ऑफ दिस हेरिटेज। ये जो बहुत ही वैजंती माला, ये पुरानी फिल्मों की हीरोइन थी, हेमा मालिनी को आप शायद जानते होंगे। ये जो है ये ग्रेट डांसर्स है जिन्होंने इस हेरिटेज को प्रिजर्व किया। राइट शॉर्ट नोट ऑन सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। द टेम्पल्स वे कंस्ट्रक्टेड विद ग्रेनाइट स्टोन। खजुराहो टेम्पल्स वे कंस्ट्रक्टेड इन नागर स्टाइल, आर्ट ऑफ स्कल्पचर एंड आर्ट ऑफ वास्तु ऑफ खजुराहो टेम्पल्स वेर स्पेल बाउंड द विजिटर्स। नहीं सॉरी, ये हमको नहीं लिखना है, आई एम सॉरी। ये यहां पे हमारा सन टेम्पल शुरू होता है। इट इज सिचुएटेड नियर द बे ऑफ बंगाल एट पुरी डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा। उड़ीसा में है, पुरी डिस्ट्रिक्ट में है, बे ऑफ बंगाल के किनारे है सूर्य मंदिर। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 13th सेंचुरी ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग नरसिंहवर्मन फर्स्ट। नरसिंहवर्मन फर्स्ट का जब शासन था तब लागू किया। who belonged to the Garg dynasty. This chariot temple drawn by 7 horse took the form of chariot of sun god। ऐसा माना जाता है भगवान सन सूर्य जो है एक रथ पे बैठ करके आते हैं जिसको 7 घोड़े खींच रहे हैं। तो उस इमेजिनेशन के आधार पे ये मंदिर बनाया गया है। तो जो 7 घोड़े हैं वो क्या है, 7 डेज को डेपिक्ट करते हैं। The chariot temple drawn by 7 horses took the form of chariot sun god. It has 12 massive wheels, providing beauty to the pedestal of the temple. These wheels reflect 12 months. जो 12 wheels से क्या डलता से 12 wheels और 12 months को।
एंड ईच व्हील हैज 8 स्पोक्स, हर व्हील में 8 स्पोक होते हैं जो 8 प्रहर को दर्शाते हैं। यह मंदिर को बोला था ब्लैक पेगोडा, क्योंकि ये काले पत्थरों में से बनाया गया है। ये काले पत्थरों में से बनाया गया इसलिए इसको ब्लैक पेगोडा कहते हैं, ये भी आप लोग याद रखना। राइट अबाउट द बृहदेश्वर टेम्पल, तो ये तंजौर में है जहां पे भरतनाट्यम की खोज हुई थी। अब ले आगे हम देख चुके हैं, दिमाग में रखिएगा सभी चालू। तमिलनाडु में दिस टेम्पल वॉज बिल्ट ड्यूरिंग 1003 AD टू 1010 AD, यानी 7 years का टाइम लगा था इसको कंस्ट्रक्ट करने में। इट इज ए शिवा टेम्पल, सो इट इज कॉल्ड बृहदेश्वर। बृहद, बृहद मतलब विशाल, ह्यूज। इट इज बिल्ट बाय किंग राजा फर्स्ट ऑफ चोल डायनेस्टी। चोल डायनेस्टी बताऊं तो चोल डायनेस्टी ने इंडिया में मोर देन 1000 years रूल किया था। नॉट ओनली इंडिया, बल्कि जो दूसरे देश थे, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, वियतनाम है, वहां पर इस जो डायनेस्टी है, चोला डायनेस्टी, इन्होंने शासन किया था। लेकिन आप लोग ये हिस्ट्री में नहीं पढ़ोगे, क्योंकि हम मूर्ख लोगों की लिखी हुई हिस्ट्री पढ़ते हैं। ओके, और ये आपको ट्रू हिस्ट्री जानना तो हमारी एक दूसरी चैनल है दोस्तों, सफलता वीडियोस, उसको सर्च कीजिए। वहां पे मैंने इंडिया का जो रियल हिस्ट्री है, जो रियल कल्चर है, उसको मैंने बताया है। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। सो द हाइट ऑफ दिस टेम्पल इज 500 feet and its width is 250 feet. It is spread in a vast area surrounded by the wall. Its summit is 200 feet high. Above the ground, hence this temple attained the place in the temples of high pinnacles. ऊंचे स्टेज जैसा बना करके हाइट पे ये मंदिर बनाया गया। ये जो फिगर्स है ये आपको जरूर लिखने हैं। ये फिगर्स आप लिखोगे, देन ओनली योर आंसर विल बी ऑथेंटिक एंड यू विल गेट 100% ऑफ मार्क्स। दिस इज अ मार्वलस हेरिटेज ऑफ आर्किटेक्चरल आर्ट ऑफ इंडिया ड्यू टू इट्स गॉर्जियस एंड ह्यूज साइज ऑफ पिनाकल्स and artistic decoration. In the same way, it has secured a place among the best temples of South India. It has been constructed in Dravidian style. ये Dravidian style में बनाया गया है। State any 3 remedies for conservation of wild animals. Wild animals को conservation के लिए क्या करना चाहिए? तो it is necessary to change our attitude and perception towards the forest. जंगल जो है ये हमारे रक्षक हैं, ये हमारे नीड को पूरा करेंगे, ग्रीड को नहीं। ये हमको दिमाग में रखना चाहिए। वी कंसिडर इट एज ए सोर्स ऑफ अनलिमिटेड इनकम, विच इज मिस्टेक। पेड़ काट लोगे तो क्या आप पैसे खाओगे? ये हमको दिमाग में रखना है। इट मस्ट बी प्रिजर्व, ओनली देन द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड। मेंटेन द बैलेंस ऑफ नंबर बिटवीन हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स। For these steps like maintaining the water sources, forests and restriction of grazing of domestic animals should be taken. There should be strict laws to ban hunting. Hunting को ban करना चाहिए. Those laws should be implemented very harshly. ये laws एकदम बड़े strict लगाने चाहिए. Heavy punishment should be inflicted for illegal mining in forest area and a fine should be imposed. It is necessary to make such arrangements which would not disturb any animals during their procreative period. A study should be made about the likely effects of fisheries, forest gatherings, tourism. या जंगल में हम फिशरी करें, टूरिज्म करें, उससे क्या इफेक्ट आएगा उसकी एक स्टडी होनी चाहिए. Program should be arranged to bring widespread awareness in the society. If the wildlife protection force is inactive, then pressure should be brought on them and this work should be given priority. ये स्टेप्स हमको लेने चाहिए. Explain the distribution of irrigated areas in India. तो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, डेल्टा रीजन्स ऑफ महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड डेंसली इरिगेटेड एरिया ऑफ इंडिया. ये जो है ये यहाँ पे इरिगेशन की अच्छी फैसिलिटी है. आंध्र प्रदेश है, महानदी का डेल्टा रीजन है, कृष्णा रिवर का डेल्टा रीजन है, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश. आफ्टर इंडिपेंडेंस द इरिगेटेड एरिया इन इंडिया हैज इंक्रीज 4 times. इंडिपेंडेंस के बाद इरिगेटेड एरिया बढ़ गया है. टुडे अबाउट 850 lakhs hectares land is under irrigation in India, which is about 38% of net sown area. टोटल जो एरिया जिसमें हम खेती करते हैं उसका 38% को इरिगेशन फैसिलिटी मिलती है.
द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इरिगेटेड एरिया इन इंडिया इज वेरी अनइवन, यानी कहीं पे ज्यादा है इरिगेशन की फैसिलिटी, कहीं कम है। द प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इन मिजोरम इज हार्डली 7.3%, while in पंजाब इट इज 90.8%, यानी पंजाब में समझो ऑलमोस्ट 100% एरिया में इरिगेशन है, जबकि मिजोरम में बहुत कम है। मोर देन 40% ऑफ टोटल एरिया कल्टिवेटेड इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु एंड मणिपुर इज अंडर इरिगेशन। Explain any 4 programs undertaken by government to reduce unemployment. अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले रही है? तो एक है मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो दिस इज अ वेज बेस्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। 1% फ्रॉम एवरी फैमिली इज गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट फॉर मिनिमम 100 डेज इन द फाइनेंशियल ईयर, यानी एक वर्ष में हर फैमिली में से एटलीस्ट 1% को तो 100 डेज का लेबर काम मिलेगा। ये योजना है। द डेली वेज आर फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट एंड इफ इट फेल्स टू प्रोवाइड वर्क अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इज पेड। डेली वेज फिक्स है, और मान लो अगर गवर्नमेंट ये नहीं दे पाती है, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाती, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस उसको देना पड़ता है गवर्नमेंट को। रूरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज सच एज हॉर्टिकल्चर, लैंड लेवलिंग, ट्री प्लांटेशन, वाटर कंजर्वेशन, क्लीनिंग ऑफ कैनल्स आर अंडरटेकन। अब यहां पे क्या होता है कि गांव में जो अनस्किल्ड आदमी है उसको आप देते हो एम्प्लॉयमेंट, उनके पास कोई पर्टिकुलर स्किल नहीं होता है, तो उनको हम हॉर्टिकल्चर, लेवलिंग, प्लांटेशन, ये सब काम उनको देते हैं। मिशन मंगलम इज मीन टू इंकरेज वुमेन टू फॉर्म सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। दे आर प्रोवाइडेड स्किल ट्रेनिंग फॉर हाउस होल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लेडीज हैं, उनका ग्रुप बनाती है, उनको ट्रेन करते हैं। दे आर एक्सपेक्टेड टू बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड एंड कम आउट ऑफ द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। उनको ऐसी ट्रेनिंग देते हैं कि वो खुद का अपना अर्निंग कमा सके। इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम फॉर ट्राइबल वुमेन प्रोवाइड हेल्प फॉर डेवलपमेंट ऑफ जियोपोनिक्स एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ज्योति ग्राम उद्योग विकास योजना is the Startup India scheme for unemployed persons in the rural area. They are provided financial help and subsidy to undertake production activities and overcome poverty. तो देखिए, रूरल एरिया में किसी के पास स्किल हो तो गवर्नमेंट उसको लोन देती है, फिर वो अपना बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर सकता है। राइट अबाउट द मनरेगा प्रोग्राम, ये हम देख चुके हैं। तो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड मनरेगा प्रोग्राम हैज बिकम पॉपुलर विद द स्लोगन अवर विलेज अवर वर्क अलॉन्ग विथ रिजनेबल प्राइस। हमारा गांव हमारा काम सही दाम, इस तरह का इसका स्लोगन है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मनरेगा इज टू एनहेंस लाइवलीहुड फॉर फैमिलीज और एडल्ट्स लिविंग इन रूरल एरियाज ऑफ स्टेट हु कैन डू फिजिकल लेबर्स थ्रू अनस्किल्ड दो अनस्किल्ड बट आर विलिंग टू वर्क। यानी कोई व्यक्ति है, वो काम करने में सक्षम है, वो अनस्किल्ड है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन काम करने को तैयार है तो उसको काम देना, ये इसका मोटो है। For this purpose, 1% from every family is guaranteed wage employment for at least 100 days, 7 hours per day in a financial year. हर फाइनेंशियल ईयर में 7 घंटे का एक दिन का काम, इस तरह से एटलीस्ट कम से कम 100 दिन की उसको हमको एम्प्लॉयमेंट देना है। और गवर्नमेंट अगर फेल होती है तो उसको वो अलाउंस देना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है which things around us have adverse effect of the human development index। तो हमारे देश का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है यानी SDI है, ये कम है, उसका कारण क्या है? तो प्रेग्नेंट वुमेन सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। हमारे देश में जो गरीब लोग हैं, तो जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो जो बच्चा है वो भी माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है। बर्थ ऑफ अंडरवेट चिल्ड्रन, children suffering from malnutrition, starvation, death and suicide of farmers, ये issues है। School going children lacking capacity to read and write, बच्चे स्कूल जाते हैं but they do not get proper education so they cannot read and write। Children dropping out from school to work as a child labor, बच्चे जब स्कूल में जाते हैं
लेकिन उनकी फैमिली गरीब है, सो दे हैव टू सपोर्ट देयर फैमिली इकोनॉमिकली। सो बच्चे क्या स्कूल से पढ़ाई छोड़ देते, या फिर दे डू नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली बिकॉज दे हैव टू सपोर्ट देयर फैमिली। पेरेंट्स रिफ्यूजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ हायर एजुकेशन टू देयर डॉटर्स। जो अभी भी रूरल एरियाज में, गांव में ऐसा होता है कि लड़की को आगे का एजुकेशन नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन वीमेन वेलफेयर स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो मैनी गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन हैव बीन इंप्लीमेंटेड सिंस 1980। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वीमेन इन द ईयर 1992। सेटिंग अप ए सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ वीमेन चाइल्ड वेलफेयर इन 1985। ये जो साहब आपको ये जो डेट से ये आपको याद रखनी है। 92 सेकंड एंड 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स रॉन्गली गिवन है। ये देखो बुक में हमारे गलत दिया है, 73 और 74 बोला, ये रॉन्ग है। इन 92 टू प्रोवाइड 33% रिजर्वेशन सीट्स ऑफ द वुमेन इन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसमें अमेंडमेंट किया गया था, इसमें वीमेन को 33% रिजर्वेशन दिया जाता है। एनेक्टमेंट ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन 2001। अंडरटेकिंग प्रोग्राम्स ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग, एम्प्लॉयमेंट, इनकम जनरेशन, वेलफेयर एंड सपोर्टिव सर्विस, जेंडर इक्वालिटी एंड सैनिटेशन फॉर वीमेन, ये गवर्नमेंट ने किया है। सेलिब्रेशन ऑफ द ईयर 2002 एज विमेन एम्पावरमेंट ईयर। विमेन 2002 को विमेन एम्पावरमेंट ईयर के रूप में मनाया जाता है। इनेक्टिंग लॉज टू प्रोवाइड इक्वल शेयर इन द फैमिली प्रॉपर्टी ऑफ टू वुमेन, ये कानून बनाया गया। इसमें बताया कि लड़की का भी अपनी फादर की प्रॉपर्टी में इक्वल राइट रहेगा। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट्स एंड वीमेन वेलफेयर सेंटर्स। इनेक्टिंग डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इन 2005 टू प्रोटेक्ट वीमेन फ्रॉम फिजिकल वायलेंस एंड मेंटल टॉर्चर, ये कानून बताया गया महिलाओं को फिजिकल टॉर्चर ये सबसे बताने के लिए। तो कुल मिला के जो गवर्नमेंट है बहुत अच्छा काम कर रही है। नाउ अब ये बड़े क्वेश्चंस आए। राइट अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एंशिएंट इंडिया इन मेटलर्जी। मेटलर्जी यानी मेटल से रिलेटेड जो काम होते हैं, दैट इज मेटलर्जी। तो एंशिएंट इंडिया हैड मेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ मेटलर्जी। अ ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ डांसिंग गर्ल was discovered from the ancient Indus Valley civilization. Indus Valley civilization से मिला था। A number of statues of Lord Buddha belonging to the Kushan period were discovered at Taxila. Numerous metal idols were made in South India during the Chola period. चौला पीरियड में साउथ इंडिया में बहुत मेटल की आइडल्स बनाई गई। मेटल स्टेच्यू ऑफ नटराज इज द मास्टरपीस ऑफ स्कल्प्टर एंड इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। द मेटल स्टेच्यू ऑफ राम द आर्चर, धनुर्धारी राम की जो मूर्ति प्रतिमा है, इज वेल नोन वर्क ऑफ द आर्ट इन मेटलर्जी। और ये मद्रास में रखा है, ये दोनों स्टेच्यू, ये याद रखना आपने। मेटल आइडल ऑफ लॉर्ड बुद्धा वॉज डिस्कवर्ड इन सारनाथ। कॉपर आइडल ऑफ लॉर्ड बुद्धा वॉज डिस्कवर्ड एट सुल्तानगंज। मेटल आइडल्स ऑफ जैन डाइटीज इन मथुरा आर excellent specimen of metal work during the गुप्ता पीरियड। तो कहां से कौन कौन सी आइडल्स मिली ये भी आपको दिख रहा है। आर्टिस्टिक मेटल स्टेच्यूज ऑफ गॉड गॉडेस, फिगराइंस ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, मेटल लैम्प्स एंड बीटल नट क्रैकर्स आर द अदर एग्जांपल्स ऑफ मेटल आर्ट। पहले क्या होता था, लोग पान खाते थे, पान खुद ही बनाते थे। तो जो सुपारी होती है जिसको हम बोलते बीटल नट, उसको खुद काटते थे। तो उसके जो काटने का जो सरोता होता था, बीटल नट कटर, वो भी बहुत अलग अलग शेप में बनाए जाते थे। नेक्स्ट है विच आर फेवरेबल कंडीशंस फॉर व्हीट, नेम द इंपॉर्टेंट स्टेट्स ऑफ और रीजन्स ऑफ इंडिया हैविंग इट्स नोटिसेबल प्रोडक्शन। तो व्हीट इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप इन इंडिया आफ्टर पेडी। Wheat production is very important in the world. Wheat is cultivated in 1/3 of agricultural land of India. It is a staple diet for the people living in northwestern part of country. Wheat is a rabi crop of temperate zone. Fertile loamy of black soil
temperature between 10 to 15 degrees Celsius at the time of sowing and the temperature of 20 to 25 degrees Celsius while harvesting and about 75 centimeter rainfall condition for its growth. ये सारी कंडीशन आपको स्पेशली याद रखनी है. टेम्परेचर सोइंग के टाइम पे कितना होना चाहिए, हार्वेस्टिंग के टाइम पे कितना होना चाहिए, रेनफॉल कितना होना चाहिए, याद रखना चाहिए. Wheat is not grown in the regions having more than 100 सेंटीमीटर रेनफॉल. 100 से ऊपर चलाएगा तो हम पेडी को ग्रो करते हैं. Such temperature exists in the north and central parts of India during winter, but rainfall is not enough. So wheat has to be provided with water through irrigation. जैसे नॉर्थ में जब हम इसकी सोइंग करते हैं, सोइंग होती है इसकी लगभग दिवाली के आसपास, उस समय रेनफॉल नहीं होता है, तो हम इरिगेशन की मदद से करते हैं. Wheat production has almost doubled in the country due to green revolution. ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमारा जो वीट का प्रोडक्शन था बहुत ही ज्यादा हो गया. Wheat cultivation benefits by dew, but frost is harmful to it. Wheat cultivation is carried out mostly in western उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे इसकी खेती ज्यादा होती है. And there are more facilities of irrigation in these states. The per hectare production of wheat in those states is more. यहाँ जो देखिए पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे फैसिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए हम वहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा होता है. पंजाब को हम व्हीट ग्रेनरी भी बोलते हैं या व्हीट बाउल, और लेकिन प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में. लेकिन पर हेक्टर जो प्रोडक्शन है वो पंजाब में ज्यादा होता है. बिसाइड्स व्हीट इज ऑल्सो ग्रोन इन मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात. द भाल रीजन ऑफ गुजरात, ये याद रखना. यहां पे एक गेहूं उगता है जिसको बोलते हैं भालिया. इट इज वेरी फेमस. ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है. बिसाइड महसाणा, राजकोट, खेड़ा, जूनागढ़ ऑल्सो प्रोडक्ट व्हीट. डिफरेंस दे देना है हमको खरीफ, रबी और जायद में. ये सारे देख लीजिए. खरीफ की फसल कौन सी होती है, जो रैनी सीजन में हुए. रबी की कौन सी होती है, जो विंटर में हुए. और जायद की कब होती है, जो समर में हुए. बराबर, ये सारा टाइम आपको बना लेना है. द नेसेसिटी टू कंट्रोल प्राइस हैज अरोज एक्सपेंस. तो प्राइस कंट्रोल होना चाहिए. क्यों? तो द वैल्यू ऑफ मनी एंड इट्स परचेजिंग पावर डिक्लाइंस. पैसे की वैल्यू कम हो जाती है. दिस लीड्स टू डिक्लाइन इन सेविंग एंड कैपिटल फॉर्मेशन. तो कोई सेविंग नहीं हो पाती है, कोई कैपिटल जनरेट नहीं हो पाता है. द डिक्लाइन इन कैपिटल फॉर्मेशन हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन एक्टिविटी. एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्री एंड सप्लाई ऑफ एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स, उसमें भी डिक्लाइन आता है. फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट डिक्लाइंस एज द इन्वेस्टमेंट इज नॉट प्रॉफिटेबल. देखिए फॉरेस्ट से इन्वेस्टर क्यों आएगा, वो आपके यहां पे ज्यादा प्रॉफिट कमाने आएगा. लेकिन अगर प्राइस राइज आपका ज्यादा है तो उसका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बहुत कम होता है, तो वो फॉरेन इन्वेस्टर आपके देश में इन्वेस्ट नहीं करेगा. इट क्रिएट्स स्कैरसिटी ऑफ एसेंशियल गुड्स. जो जीवन जरूरी चीजें हैं उनका प्रोडक्शन कम हो जाता है क्योंकि उसमें मार्जिन ज्यादा नहीं होता. तो फिर क्या होता है, गवर्नमेंट जो है बाहर से वो चीजें मंगाती है. जैसे कि फूड है, फूड तो खाना पड़ेगा ना भाई आपको, तो फूड गवर्नमेंट बाहर से मंगाएगी, तो फूड प्रोडक्ट्स. तो ऐसे में क्या होगा कि आप हमारा जो फॉरेन करेंसी है वो बाहर जाती है. एज द प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज द डोमेस्टिक गुड्स बिकम एक्सपेंसिव. ऑन द अदर हैंड द इंपोर्ट गुड्स आर चीप एंड देयर इंपोर्ट इंक्रीज. देखिए हमारा घर का जो प्रोडक्शन उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी, फॉरेन का जो कॉस्ट है उसकी प्रोडक्शन उसकी कॉस्ट कम होगी, तो हम फॉरेस्ट से इंपोर्ट करेंगे तो हमारी जो कॉस्ट, जो हमारा जो प्रोडक्शन है वो घटता जाएगा. द लाइव्स ऑफ द मिडिल क्लास एंड लोअर क्लासेस बिकम मिजरेबल. सबसे ज्यादा इफेक्ट महंगाई का होता है लोअर क्लास और मिडिल क्लास पर. इट लीड्स टू मोरल डिग्रेडेशन. द पुअर इंडल्ज इन थेफ्ट एंड रोबरी. मोरल डिग्रेडेशन होता है, जो गरीब है उसको बेचारे को सर्वाइव करने के लिए चोरी और रोबरी का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि बिकॉज ही हैज टू सर्वाइव. इसके साथ साथ होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग जैसी भी समस्याएं खड़ी होती है. गिव एन अकाउंट ऑफ अचीवमेंट इन मेडिकल साइंस ऑफ सर्जरी इन इंडिया. तो देखिए चरक, सुश्रुत, वाघभट्ट, इनका नाम आप लोग याद रखिएगा. ये पिक्चर आपको नहीं देखना है. तो इन्होंने जो जो इन्वेंशन किया वो हमको इसमें लिख देना है. अब अगला देखिए, स्टेट
द इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ टेररिज्म। तो बिकॉज ऑफ टेररिज्म कंडक्टिव एटमोस्फियर फॉर डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री इज नॉट क्रिएटेड। देखिए, जहां पे टेररिज्म होगा वहां पे कोई भी इन्वेस्टर क्यों आएगा, अपना पैसा और अपनी जान रिस्क में कोई नहीं डालेगा। ओके, जो नक्सलाइट एरिया है, जैसे मान लीजिए, जैसे कश्मीर का उदाहरण दूं, कश्मीर में कोई भी इन्वेस्टर क्यों जाएगा? कश्मीर में जो टूरिज्म था वो भी नष्ट हो गया क्योंकि वहां पे टेररिज्म बढ़ गया। ड्यू टू नेगेटिव इफेक्ट ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री पीपल माइग्रेट टू अदर प्लेसेस। अब जब वहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं रहेगा, तो वो लोग दूसरी जगह पर चले जाते हैं। सम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजर्स एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम रिच इंडस्ट्रियलिस्ट, एम्प्लॉइज एंड बिजनेसमैन। ये क्या करते हैं टेररिस्ट, जो उनके हफ्ता लेते हैं या फिर उनको किडनैप कर लेते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं पैसा उनसे लेने के लिए, एक्सटॉर्शन करते हैं। टेररिस्ट आर एंगेज इन एंटी सोशल एक्टिविटीज लाइक ड्रग ट्रैफिकिंग एंड ब्लैक मनी, जिसके कारण सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। टेररिस्ट डिस्ट्रॉय रेलवे, रेडियो स्टेशन, रोड, जो भी यानी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है उसको, या प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है उसको नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके कारण करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। गवर्नमेंट हैज टू स्पेंड करोड्स ऑफ रुपीज फॉर सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन। एज ए रिजल्ट, टेररिज्म, स्टेट एंड नेशनल ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री हैड टू सफर ए ग्रेट लॉस। मैंने आपको उदाहरण बताया ही कि कश्मीर का, कि कश्मीरियों ने आतंकवाद पैदा किया और उसकी सजा उन्होंने ही भुगती। ये हमको फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। रेड सॉइल कहां का है वो देख लो। रेड सॉइल में दोस्तों याद रखना, साउथ आप याद रखना, साउथ में आपको खास मिलेगी, बराबर। ये साउथ वाला पट्टा आपको दिखा देने का। फिर इसके बाद है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां है? इट इज इन असम। देख, श्रीनगर है। दूसरे बता दो, वेलावदर है, ये भी अभयारण्य है। हुगली है, ये भी देख लीजिए। तो दोस्तों यहां हमारा क्वेश्चन पेपर पूरा हो रहा है। I am sure you enjoyed a lot. Thank you for watching the complete video, and I humbly request you to subscribe the channel and share it maximum with your friends. Thank you very much, friends. Have a very nice day.